आज हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को डिराइव करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि उसमें दो एटम्स हैं, एक का मास m1 है, एक दूसरे का मास m2 है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है। रियल लाइफ में हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की वो बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे हमारी हाइड्रोजन गैस है वो H2 यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब क्रिएट होता है तो वो फ्यूम की फॉर्म में होता है, तो इसमें दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। इसी तरह क्लोरीन गैस भी जो है वो भी डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है। तो जो अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में टू बॉडी को स्टडी किया होगा तो हमने देखा टू बॉडीज को हम वन बॉडी में रिड्यूस कर सकते हैं, और वो वन बॉडी का मास जो है वो म्यू होता है, रिड्यूस्ड मास इसको कहते हैं। और ये 1/म्यू जो सा होता है वो 1/m1 और 1/m2 का सम होता है। या अगर आप म्यू कैलकुलेट करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैसेज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ बोथ मैसेज होता है। अब क्योंकि दो बॉडीज जो है ना, इनका कोई सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों बॉडीज का कोई एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से क्लासिकली फाइंड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आर पी होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, तो उसकी आइगन वैल्यू L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर होती है। हमारी जो एनर्जी होती है किसी भी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, मोशन की वजह से जो एनर्जी है, तो अब रोटेशनल मोशन है तो यहाँ पे एनर्जी जो है इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर टू म्यू है। और इसको अगर मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये ऊपर आर स्क्वायर पी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, और ये म्यू आर जो सा है ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। कोई एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्योंकि करंट केस में हमारा जो डिस्टेंस आर है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो डी है, तो इसलिए मैं आर को डी लिख दूंगी। तो ये एल स्क्वायर ओवर टू म्यू डी जो सी है ये वो एनर्जी है जो कि एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग आती है। अगर यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू लगा दूं जो कि एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर है, तो ये इस एनर्जी को मैं सबस्क्रिप्ट एल से डिनोट कर सकती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग है। और आई जो सा है वो म्यू डी स्क्वायर को हमने आई करके लिख दिया। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। जो एल है उसकी आइगन वैल्यूज नहीं, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर हमारी पाए जाते हैं वो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है। हाइड्रोजन एटम के केस में आपको याद होगा कि वो n-1 तक जाती थी एल की वैल्यू, और एल को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब जिस सिस्टम के पास एंगुलर मोमेंटम एल होता है उसकी डीजेनरेसी 2l प्लस वन होती है। यानी अगर एल इज इक्वल टू जीरो होगी तो डीजेनरेसी वन होगी। यहाँ एल में आप जीरो पुट कर दें तो ये वन वैल्यू बच जाती है। अगर एल को वन पुट करूँ तो ये 2 टाइम्स वन प्लस वन 3 हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम जीरो के साथ वन स्टेट एग्जिस्ट करती है, एंगुलर मोमेंटम वन के साथ थ्री स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। और अगर एल को मैं 2 ले लूँ तो ये इसकी डीजेनरेसी 12 प्लस वन 5 हो जाती है। तो यानी एंगुलर मोमेंटम 2 के साथ 5 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमारे पार्टीशन फंक्शन में हमें अपना डीजेनरेसी वाला जो फैक्टर है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा पार्टीशन फंक्शन जो है वो एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी की वजह से है, तो ये एल इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी है, ये हमारा डीजेनरेसी वाला फैक्टर। और फिर जो नॉर्मल एनर्जी का एक्सपोनेंशियल है ये माइनस ई एल ओवर के बी टी है। तो ई एल जो है वो हमारी एंगुलर मोमेंटम की वजह से एनर्जी है। इधर मैंने जी एल की वैल्यू लगा दी 12 प्लस वन, और ये एंगुलर मोमेंटम वाली एनर्जी की वैल्यू लगा दी है। अगर मैं चाहूँ तो ये एल प्लस वन बाई टू, एल इंटू एल प्लस वन बाई टू जो कि सिर्फ नंबर है, इनको सेपरेट आउट कर लूँ, और बाकी जो फैक्टर है ना गैमा एल, इसको मैं कह सकती हूँ गैमा एल जो है माइनस एच कट सॉरी प्लस एच कट स्क्वायर ओवर आई के बी टी है। तो ये भी एक्चुअली एक नंबर ही होना चाहिए क्योंकि वो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस नंबर की बेस पे हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो उसकी स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यूज आएंगी। तो पहला केस जो है कि उसमें अगर गैमा एल बहुत
लार्ज हो, गामा एल लार्ज हो तो इसका मतलब है ये एच कट स्क्वायर ओवर आई के बी टी लार्ज है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो स्मॉल आएगा। सो हम दो केसेस स्टडी करेंगे, स्मॉल टेम्परेचर और लार्ज टेम्परेचर। तो स्मॉल टेम्परेचर पे या ये जो एक्सपोनेंशियल में जो फैक्टर आ रहा है, जब ये छोटा हो जाएगा तो ई रेज टू पावर माइनस सम स्मॉल फैक्टर जो सा है, ये एक छोटा सा नंबर आएगा। तो इसका मतलब है इस नंबर की अगर मैं एल की हायर वैल्यूज ले लूँ तो उसको मैं निगलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि एल के ऊपर हमने समेशन करना है। समेशन को जब हम एक्सपैंड करेंगे, एल की वैल्यू 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो गैमा एल पहले ही एक स्मॉल नंबर है। तो उसको अगर मैं सॉरी, गैमा एल जो है वो लार्ज के लिए हम ले रहे हैं। गैमा एल लार्ज है, टेम्परेचर स्मॉल है। तो गैमा एल लार्ज है तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये लार्ज होती जाएगी जैसे जैसे एल के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्योंकि ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब 1 ओवर एक्सपोनेंशियल यही वैल्यू है। तो 1 ओवर सम लार्ज नंबर आ रहा है जो कि इवेंचुअली ओवरऑल जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो वो छोटा नंबर होता जाएगा। तो एल की हायर वैल्यूज के लिए ये हमारी सीरीज की जो फर्दर वैल्यूज हैं वो और छोटी होती जाएंगी। तो समेशन में जब मैं एल के ऊपर समेशन लिखूंगी तो सिर्फ उसकी फर्स्ट फ्यू टर्म्स ही इंपॉर्टेंट होगी। तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स को एक्सपैंड कर लिया है, एल इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू 1 केस के लिए। यहाँ पे डिजेनरेसी 1 है, यहाँ पे डिजेनरेसी 3 है। ये यहाँ पे हमारे 0 आ जाएगी ई एल की वैल्यू, क्योंकि एल 0 है, और यहाँ पे एल इंटू एल प्लस 1 जो उनसे है वो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास दो टर्म्स आ जाएंगी पार्टीशन फंक्शन के अंदर। और हमारी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्योंकि माइनस के बी टी लॉग जी होती है, तो हमने लॉग जी फाइंड किया, वो 1 + 3 ई रेज टू पावर माइनस गैमा एल होगी। और लॉग ऑफ 1 + x जो है वो नियरली x के इक्वल होगा। हम क्वाड्रेटिक टर्म को भी निगलेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है ये लॉग ऑफ सी 3 ई रेज टू पावर माइनस गैमा एल आ जाएगी। यही वैल्यू जो सी है ये लॉग जी की यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो एफ हमारे पास -3 के बी टी ई रेज टू पावर माइनस एच कट स्क्वायर ओवर आई के बी टी आ जाएगा। और फिर इससे आगे सिंपल जो है ना वो डिफरेंशिएशन करनी है, एंट्रोपी हासिल करनी होगी, तो टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, तो उसकी ये वैल्यू आती है। स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो ये एंट्रोपी को टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है और फिर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें ये डिफरेंशिएट किया क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, और फिर उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसमें भी टेम्परेचर है, एक्सपोनेंशियल में टेम्परेचर है, और जो ये दो इस फैक्टर में भी है। तो हमारे पास ये एक दो तीन फैक्टर्स आ गए हैं, और ये इन तीनों फैक्टर्स में से पहला और लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया और मिडल वाली टर्म बच गई है। इस टर्म को जब टी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट आ गई। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि एक टी स्क्वायर वाली टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में टी आ रहा है। तो जो एक्सपोनेंशियल वाला टी होगा वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एज कम्पेयर टू 1/t²। लेकिन क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव है तो ये डिकेइंग फंक्शन है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारी स्पेसिफिक हीट और एंट्रोपी दोनों में, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर माइनस एच कट स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शंस होंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा हमारी एंट्रोपी और हमारी स्पेसिफिक हीट भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगी। तो ये लो टेम्परेचर्स की बात हो रही है, जब यानी जिस वक्त हमारे रोटेशनल मोड जो से हैं वो एक्टिवेट होते हैं उस वक्त लो टेम्परेचर होता है। तो उस वक्त जो है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो स्लोली जो सी है ना वो स्पेसिफिक हीट और एंट्रोपी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। इसी फैक्ट को मैं एक और तरह से बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पहले हमारे रोटेशनल मोड्स या सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा होता, लेकिन स्लोली उसके रोटेशनल मोड एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करूँ तो सिस्टम के जो रोटेशनल मोड हैं वो फ्रीज आउट होना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें एक और चीज़ है हमारे सिस्टम में, क्योंकि लो टेम्परेचर है तो उसमें आपको पता ना एल की लार्जर वैल्यूज जो सी है ना वो हम नहीं ले रहे। तो लार्जर
मोड्स जो उनसे हैं वो ऑलरेडी फ्रोजन आउट हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर लोअर करते हैं। जो जब टेम्परेचर हायर करेंगे तो एल की लार्ज वैल्यू भी जो है ना वो कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम केस 2 देख लेते हैं, जिसमें कि लार्ज टेम्परेचर है। लार्ज टेम्परेचर का मतलब वो जो गामा एल हमारा था एच कट स्क्वायर ओवर आई के बी टी, वो लेस देन 1 होगा, लेकिन टेम्परेचर लार्ज होगा। अब वो जो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज़ कर सकते, अब हमें ये करना होगा कि ये समेशन जो है, क्योंकि अब गामा एल स्मॉल है, तो ये जो इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो स्लोली इंक्रीज होगा। तो हम समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए हम y ले लेते हैं l इंटू एल प्लस वन, और dy जो जगह वो 2l प्लस वन इंटू डी एल है, जो कि ये तो हमारी डीजेनरेसी है, तो ये जी एल डी एल हो गया। ये वैल्यूज जब मैंने सब्सटीट्यूट की अपने समेशन में, तो ये इंटीग्रल बन गया जी जो सा वो जी एल ई रेज़ टू पावर माइनस गामा एल एल। ये समेशन को हमने इंटीग्रल में चेंज कर दिया। थोड़ा में भी थोड़ा बहुत एरर होगा। अच्छा नहीं, अभी समेशन नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल किया तो नियरली इक्वल का साइन लगा दिया। 0 टू इन्फिनिटी डी वाई ई रेज़ टू पावर माइनस गामा एल डी वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो जो चीज़ हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी जब मैं इंटीग्रेट करूँगी, और 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और सिंपली ये जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब 0 करेंगे तो वैल्यू एक्सपोनेंशियल की। और ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो मेरा रिजल्ट 2 ओवर गामा एल आया। गामा एल की वैल्यू लगा दी तो ये 2 आई के बी टी डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर आया। लॉग ऑफ जी जो है ये इसी टर्म का लॉग है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी माइनस के बी टी टाइम लॉग जी है, और एंट्रोपी जो सी है वो इसी टर्म का टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो के बी टाइम्स ये दो टर्म आई, एक लॉग वाली टर्म है, वन कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे तो इस टर्म का टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और टी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डेरिवेटिव ले लिया मैंने, सेकंड टर्म 0 हो गई है, और पहली टर्म सिंप्लीफाई होके के बी डिवाइडेड बाई टी आ गई है। तो स्पेसिफिक हीट जो सी है वो सिर्फ के बी कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो हायर टेम्परेचर्स पे जबकि सारे के सारे मोड एंगुलर मोमेंटम की सारी वैल्यूज एक्टिवेट हो चुकी होती हैं, उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट को ये हमारी एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन करती है या रोटेशनल मोशन कंट्रीब्यूशन करती है, वो के बी के इक्वल होती है। आपको याद होगा कि सिस्टम की स्पेसिफिक हीट जो हमारी सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन से आ रही थी वो 3 के बी बाई 2 थी। तो अब यानी हायर टेम्परेचर पे उसके ऊपर ये के बी आ गई है रोटेशनल मोशन की वजह से। ये रोटेशन की वजह से, ये ट्रांसलेशन की वजह से है। तो ये टोटल जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 5 के बी बाई 2 होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक हीट जो सी है वो 5 के बी बाई 2 होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ लो टी का मतलब है गामा एल जो सा है वो मच मच ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे गामा एल मच मच लेस देन 1 है। गामा एल लार्ज है तो टेम्परेचर लो था, और गामा एल जो सा था वो लो था तो टेम्परेचर हाई था। और ये स्पेसिफिक हीट जो रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होती है ना, ये स्लोली इंक्रीज करती है, बल्कि यहाँ पे एक बम्प था और फिर बम्प के बाद थोड़ी सी दोबारा डिक्रीज होती है। आई थिंक आपकी बुक में ये ज़्यादा बेहतर दिया था, अगर मैं बुक वाला खोल के देख सकूँ। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया। ये बेहतर है कि आप ये देखें, यहाँ से स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ रही है, और फिर एक पीक पे पहुंची, और पीक से टेम्परेचर जो जहाँ पे गामा एल जो हमारा ना 1 के इक्वल है, वहाँ उसके बाद दोबारा से डिक्रीज हो जाती है और गामा सॉरी के बी के इक्वल आ जाती है। तो ये सी ओवर के बी दिया है, ये 1 है, और टेम्परेचर ये टी ओवर थीटा आर दिया है। तो थीटा आर हमारा वो टेम्परेचर है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम का बिहेवियर लो टेम्परेचर वाला है या हाई टेम्परेचर वाला है। ये बिहेवियर अब हम अगले स्टेप में डिटरमिन करते हैं। हमने ये जो अपनी स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लिखा है ना, इसको थोड़ा सा हम रीराइट कर लेते हैं। इसको ये मैं इस चीज़ को हटा दूँ। तो ये जो सा है ना, आपको पता है हमारी स्पेसिफिक ये रोटेशनल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टीशन फंक्शन है वो ई रेज़ टू पावर
सॉरी एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस EL डिवाइडेड बाय KBT है। तो एनर्जी को भी हम KBT की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके यूनिट सेम होंगे KB टाइम्स टेम्परेचर के। तो यहाँ पे इन्होंने एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को KB टाइम्स थीटा r लिया, जो कि h कट स्क्वायर ओवर 2 आई है, L इंटू L प्लस 1 उसमें नंबर है। तो ये थीटा r जो है ना, ये हमारा पैरामीटर है, जो कि हमारे थीटा r की एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर हमारा सिस्टम हाई टेम्परेचर जैसा बिहेव करेगा, और उससे कम वैल्यू पे वो लो टेम्परेचर जैसा बिहेव करेगा। यानी लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होगा और हाई टेम्परेचर पे सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। और बिल्कुल इसी तरह जो हमारा एनर्जी को HCB करके भी लिखा जा सकता है। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और B जो है ना वो वेव नंबर या एक इनवर्स लेंथ वाला यूनिट है। तो ये B की टर्म्स में भी हमारे सिस्टम को जो है ना डिफाइन किया जा सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के लिए ये B और थीटा पैरामीटर दिए हुए हैं। और ये केल्विन है इसका यूनिट, और इसका यूनिट इनवर्स सेंटीमीटर है। आप देखें केल्विन में, केल्विन में ये नंबर्स बहुत कम आ रहे हैं। ये हमारे रूम टेम्परेचर से कम ही हैं। आपको पता है हमारा रूम टेम्परेचर जो सा है वो 374-75 के करीब होता है। तो इसका मतलब है इन तमाम गैसेस के रोटेशनल मोड जो से इस टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे तो तकरीबन रूम टेम्परेचर उनके लिए हाई टेम्परेचर है। तो थीटा रोटेशनल या एंगुलर मोमेंट रोटेशनल मोशन जो उनकी है वो KB की कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर रही होती है उनकी स्पेसिफिक हीट में। और B के वैल्यूज भी आप देखें, ये नंबर्स में देखें तो स्मॉल नंबर्स में ही है, यानी कि 0.39 इनवर्स सेंटीमीटर एंड 6.5 एंड ये स्मॉल नंबर है। लेकिन जब आप वाइब्रेशनल मोड्स की देखेंगे तो वो इसके कंपैरेटिवली लार्ज हों। अब हम वाइब्रेशनल मोड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देख लेते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये करेंगे ये भी हम। और अगेन हमारा मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलके बना है, M1 M2, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है। और ये जो इनके दरमियान कनेक्शन है हम सपोज करेंगे एक स्प्रिंग की तरह। तो स्प्रिंग में आपको याद होगा F इक्वल टू माइनस KX होती थी, और इसका पोटेंशियल जो सा था वो हाफ KX स्क्वायर आता था। तो अब इसमें से हम K देखते हैं ना, वो पोटेंशियल की मदद से हम अगले स्टेप में दिखाएंगे। और हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल जो सा एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेगा। और ये जो दोनों एटम्स हैं ये एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो और वो पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस D पे मिनिमम है। तो ये मैंने ये पोटेंशियल ड्रॉ किया। वर्टिकल एक्सिस पे ये मेरा V है पोटेंशियल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे R है, और डिस्टेंस D पे मेरा V मिनिमम है। यस ईसा मामा काम कर रही है। सो V मिनिमम है। और अब मैं अगर मिनिमम के अराउंड V को पोटेंशियल को एक्सपैंड करूं तो ये जो है पोटेंशियल एट D विद जीरो डेरिवेटिव और r माइनस डी की पावर 1 फैक्टोरियल, फर्स्ट डेरिवेटिव r माइनस डी की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v। लेकिन आपको पता है क्योंकि हम ये मिनिमा के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं एट r इज इक्वल टू d, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इस मिनिमा के ऊपर जो है वो जीरो होगा। तो ये वाली टर्म जो है सेकंड टर्म जीरो हो जाती है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम एक्चुअली निगलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो थर्ड टर्म है इसमें ये r माइनस डी को मैं x अगर ले लूँ तो ये सेकंड डेरिवेटिव जो है ना ये k की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हमें प्रोवाइड करता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, तो हम उसी का डायरेक्ट रिजल्ट ले लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल जो होते हैं वो एच कट ओमेगा टाइम्स n प्लस हाफ होते हैं। और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और n जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। n कुड बी 0 1 2 3 सो पार्टीशन फंक्शन जो सा है वो ये e रेज़ टू पावर माइनस en ओवर kbt होगा इसके लिए। और n जो है वो 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे मैंने en की वैल्यू लगा दी।
अगेन जैसे हमने पहले किया था कि ये n+1/2 एक नंबर है, तो ये बाकी जो वैल्यू है इसको मैं गामा वी कह देती हूँ। ये वाइब्रेशनल मोड के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि सॉरी लेट मी पॉज। हम अपनी जो ये गामा वी इंटू n+1/2 है, इसमें n की वैल्यूज लगाते जाएंगे। यहाँ पे 0 वैल्यू लगाई तो हाफ आ गया, 1 वैल्यू लगाई तो 3/2 आ गया, 2 वैल्यू लगाई तो 5/2 आ गया। और इसमें से e raised to power माइनस गामा वी बाई 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो पीछे ये ज्योमेट्रिक सीरीज बचती है 1 प्लस e raised to power माइनस गामा वी। यहाँ पे e raised to power माइनस 2 टाइम्स गामा वी है, यहाँ पे e raised to power माइनस 3 गामा वी है। ये एक्चुअली 1 माइनस e raised to power माइनस गामा वी की पावर -1 है। इसको मैंने ये एक्सपेंड करके लिखा है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारा पार्टीशन फंक्शन जो सा है वो रेशो है दो एक्सपोनेंशियल्स की, ऊपर e raised to power माइनस गामा वी बाई 2 है, नीचे 1 माइनस e raised to power माइनस गामा वी है। तो लॉग ऑफ z जो सा होगा वो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म का लॉग और माइनस नीचे वाली टर्म का लॉग। तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया, तो गामा वी बाई 2 पहली टर्म और दूसरी लॉग में आ गई। तो गामा वी की अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो पहली टर्म मेरी एच कट ओमेगा बाई 2 हो जाएगी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में, और दूसरी टर्म प्लस के बी टी टाइम्स लॉग हो जाएगी। एंट्रोपी जो सी होगी इसका डेरिवेटिव होगी, ये डेरिवेटिव मैंने ले लिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऑफ कोर्स हमारे पास पहली टर्म 0 है, लेकिन ये आगे क्योंकि टी है फिर लॉग में टर्म है, तो ये दो टर्म्स आएंगी। वो अगले स्टेप में मैं ये एंट्रोपी का जो डेरिवेटिव सॉरी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो एंट्रोपी की वैल्यू आई, ये सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम दो केसेस देख लेते हैं, वही जो हमारे पास लार्ज टी और स्मॉल टी वाला है। टी लार्ज कब होगा, इसका मतलब है कि हमारा गामा वी स्मॉल है या गामा वी लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब है एच कट ओमेगा बाय के बी टी लेस देन 1 है, या टेम्परेचर जो है वो मच लार्जर देन दिस फैक्टर एच कट ओमेगा बाय के बी होगा, तो ये हमारा लार्ज टेम्परेचर कंसीडर होगा। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में हमारा फैक्टर स्मॉल आ रहा है, तो हम इसको जो है वो सीरीज एक्सपेंशन इसकी करें तो इसकी हायर टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म स्मॉल है। जब ये वाली वैल्यूज हमने अपनी एंट्रोपी के फार्मूले में सब्सटीट्यूट की, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है, तो ये 1 माइनस सिर्फ दो टर्म ली हैं, 1 माइनस प्लस माइनस जो भी होगा, अगर पावर में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म जो एक्सपोनेंशियल है डिनोमिनेटर में, उसमें भी ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एंट्रोपी सिंप्लीफाई होके के बी टाइम्स ये दो टर्म्स रह जाती हैं, log of के बी टी डिवाइडेड बाई एच कट ओमेगा प्लस 1। और जो स्पेसिफिक हीट है वो एंट्रोपी का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होके के बी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, और जब उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ के बी आंसर रह जाएगा, और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव जो है वो 0 है। तो अगेन जहाँ पे भी वाइब्रेशनल मोड्स के लिए भी हाई टेम्परेचर पे जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो के भी कंट्रीब्यूट करती है। तो पहले हमारी ट्रांसलेशन मोशन 3/2 के भी कंट्रीब्यूशन करी थी, फिर रोटेशनल मोशन या एल के कॉरस्पॉन्डिंग भी के बी थी, और वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी के बी है। तो टोटल 7 के बी बाई 2 जो सी है वो हमारी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी हायर टेम्परेचर पे, जबकि वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव होंगे। केस 2 ले लेते हैं, जिसमें गामा वी की वैल्यू लार्ज होगी। गामा वी लार्ज है तो इसका मतलब है हमारा टेम्परेचर स्मॉल है। आपकी बुक ने आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट किया था कि उन्होंने पहले ही जो थी ना एंट्रोपी की वैल्यू को राउंड ऑफ करके स्मॉल और लार्ज टी के लिए कर लिया था, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में अप्रोक्सीमेशन नहीं की, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट की थी, तो मैं वही फार्मूला यूज कर लेती हूँ। गामा वी लार्ज है तो अब हम सिंपली जो है ना ये इसको एंट्रोपी को टेम्परेचर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये डिफ्रेंशिएट किया और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। इसमें मेरे पास एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बी टी स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज हैं। आपको मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सिंपल लीनियर या क्वाड्रेटिक टर्म्स। तो एक्चुअली लोअर टेम्परेचर्स पे जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वाइब्रेशनल मोड के कॉरस्पॉन्डिंग, वो
जो सी है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, यानी टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियली डिके होती जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये पीक नहीं है जैसे कि रोटेशनल मोड के केस में थी। तो अब ये हमने यहाँ पे अपना डिवीजन कर दिया, ये लो टेम्परेचर वाला रीजन है, ये हाई टेम्परेचर वाला रीजन है। लो टेम्परेचर में गामा बी जो हमारा ये इसका ओमेगा ओवर के बी टी नंबर है वो ग्रेटर देन 1 था, और ये गामा बी एच कट ओमेगा बाय के बी टी जो सा था वो लेस देन 1 है, यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन एच कट ओमेगा बाय के बी है। तो ये एच कट ओमेगा बाय के बी हमारा वो फैक्टर है या पैरामीटर है जो कि लो और हाई टेम्परेचर को डिटरमिन करता है। तो लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियल डिके है स्पेसिफिक हीट में, और हाई टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि के। अगेन हम इसकी भी पैरामीटराइजेशन कर लेंगे। हमारी जो गामा बी एच कट ओमेगा ओवर के बी टी है, जो हमारी एनर्जी है वो वाइब्रेशनल मोड की, वो के बी टाइम सम टेम्परेचर पैरामीटर के लिखी जा सकती है। उसको हम थीटा आर से डिनोट करेंगे, सॉरी थीटा आर नहीं, ये थीटा वी होगा, के बी टाइम्स थीटा वी, यानी थीटा वाइब्रेशनल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। और जैसे एक हमारा टेम्परेचर वाला पैरामीटर था और दूसरा हमारा पैरामीटर जो सा था वो लेंथ वाला होगा, तो एनर्जी को एच एफ या इधर एच कट के सी करके लिखा जा सकता है। यहाँ पे के जो सा हमारा वेव नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग है, और के की वैल्यू इनवर्स सेंटीमीटर में होंगी। तो वाइब्रेशनल मोड्स के लिए आप देखें आयोडीन, फ्लोरीन, HCl और हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दिए हैं। ये 309 की सिर्फ ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है, बाकी 12, 80, 43, 160, 330, तो ये सारे बाकी सारे टेम्परेचर जो है ना रूम टेम्परेचर से बहुत हाई हैं। तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशनल मोड इन जनरल जो से है ना वो गैसेस के जो से है ना वो एक्टिव नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। उसका अगर टेम्परेचर हाई करें तो वो एक्टिव होते हैं, सिर्फ आयोडीन के मॉलिक्यूल के होते हैं। और जो अगर वेव नंबर वाला पैरामीटर है वो भी देखें, वो भी इसकी भी वैल्यूज लार्ज हैं एज कम्पेयर टू रोटेशनल मोड। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा वाइब्रेशनल या वो टेम्परेचर जिस पे वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होते हैं वो लार्ज हैं एज कम्पेयर टू थीटा रोटेशनल, यानी वो टेम्परेचर जिन पे के रोटेशनल मोड एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वाइब्रेशनल मोड की एनर्जी ज़्यादा है रोटेशनल मोड की एनर्जी से। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर मैं किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो पहले रोटेशनल मोड एक्टिव होंगे, यानी वो फ्रीक्वेंसीज जो जो जिसकी जो रोटेशन की वजह से होती हैं वो सिस्टम में आएंगी, और फिर और टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो फिर वाइब्रेशनल एनर्जीज आएंगी। या अदर वे अगर मैं करूँ तो अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहूँ तो रिड्यूस करना शुरू करूँ तो पहले वाइब्रेशनल मोड फ्रीज आउट हो जाएंगे, और अगर और टेम्परेचर रिड्यूस करती जाऊँ तो फिर बाद में रोटेशनल मोड जो से हैं वो फ्रीज होंगे। तो ये आई थिंक इसकी मेरे ख्याल में मैंने पिक्चर दिखा दी थी, लेकिन अगर बुक वाली भी देख लें क्योंकि बुक में ज़रा बेहतर है ये यहाँ पे आप देख लें वाइब्रेशनल मोड के लिए भी एक्सपोनेंशियल डिके है या एक्सपोनेंशियल राइज, आप जो भी कहें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एक्सपोनेंशियल राइज, और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फिक्स वैल्यू के बी की आ जाती है जो कि, लेकिन वो बम्प नहीं है जैसा कि रोटेशनल मोड के केस में था। सो आज के लिए ये